नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शिव मंदिर सनातन धर्म सभा के एक और सदस्य जो आज हमारे साथ हैं, सुनील दुआ जी, जो कि एससी दुआ जी के सुपुत्र हैं और काफ़ी एक्टिव ये परिवार रहा है। भगवान लाल नगर चाहे एसोसिएशन हो, चाहे मंदिर के जितने भी कार्य थे, वो दुआ जी के जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी सक्रिय थे। मंदिर के जितने भी विकास कार्य पिछले 50 सालों में हुए, आज अंकल तो नहीं है लेकिन सुनील जी उन कार्यों को आगे देख रहे हैं। तो जानेंगे उनसे बेबाक राय जो है उनकी, अपनी काफ़ी प्रखर रहते हैं अपनी बातों को रखने में हमेशा सुनील दुआ जी। तो सुनील जी, हम जो देख रहे हैं अभी जो 21 तारीख की एजीएम है और काफ़ी 2-3 सालों से जो भी एक खींचातानी मंदिर की कार्यकारिणी में देखने को मिल रही है, तो आप कार्यकारिणी के अंदर भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी जो आप हमें बता सकते हैं कि क्या रहा इस टेन्योर में और क्या आप इसका हल देखते हैं, सारा हम संक्षेप में जानना चाहेंगे आप। राजेश जी, पहले तो शुक्रिया, आप मेरे विचार जानने के लिए आपने मेरे से टाइम मांगा और आप मेरे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बर्थ 1965 का है, और 68 में हम लोग यहाँ आ चुके थे और मेरे सामने ही हमारा ये घर भी बना। हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमने इस मंदिर को भी ऐसे ही डेवलप होते हुए देखा। तो ठीक है, मदर फादर ने जितनी चीज़ें बताई उतनी हमें पता है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम इनको देखते गए, और जैसे कि अब मैं इस कमेटी के अंदर हूँ, जो कमेटी अभी चल रही है, मैं उस कमेटी का भी एक पार्ट हूँ। तो मेरी किसी भी बात को ऐसा ना समझा जाए कि भी मैं कोई विरोध कर रहा हूँ। हर एक प्रधान आता है, जो भी कमेटी आती है, वो अपने अच्छे से अच्छे काम को करने की कोशिश करती है, और थोड़ी बहुत कमियां तो हर एक इंसान के अंदर होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान गलतियां भी करता है, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, लोग टोकते भी हैं और उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मैं आपको समझता हूँ कि जो इस 2 साल मैं कमेटी में रहा हूँ ईश्वर जी के आने के बाद, मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने फेस की है इस कमेटी के अंदर। हो सकता है कि मेरे साथियों को शायद कोई मेरी बात बुरी भी लग जाए, तो उसके लिए मैं एडवांस में उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत ये है कि भाई मैं हर चीज़ को बड़ी क्लैरिटी से रखता हूँ, सिंपल वे में। हमारे प्रधान जी, जो मंगला जी से पहले हमारे खरकिया जी प्रधान जी थे, उनके टाइम में ये सारा मंदिर बहुत अच्छा डेवलप हुआ। उससे पहले भी जो प्रधान जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा डेवलप किया, और खरकिया जी के टाइम में अकाउंट्स भी प्रॉपर, जो जहाँ तक मेरे को समझ है कि कभी हमारे यहाँ अकाउंट्स के बारे में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, और प्रॉपर ऑडिट भी होते थे। आज भी वही ऑडिटर हैं जो उस टाइम में ऑडिटर थे। तो अकाउंट्स का तो कोई सिस्टम जो कोई चेंज तो हुआ नहीं होगा, वही चलना चाहिए। लेकिन जब मंगला जी से पहले मुझे पता चला कि जो खरकिया जी थे उनको भी किस वजह से हटाया गया या उनसे कहा गया कि आप मंदिर मत आओ, जो उनका कहना है, जो उन्होंने मेरे विचार उनसे बात करी, तो भाई मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि भाई तुम मंदिर में मत आओ। तो मैंने आना बंद कर दिया, और आज भी वो मंदिर में नहीं आते, बहुत कम आते हैं मंदिर के अंदर। तो लेकिन खुल के तो वो कोई बताते नहीं कारण। खैर चलिए, वो बात एक अलग हो गई। उसके बाद मंगला जी की एजीएम हुई। मंगला जी ने एजीएम के अंदर काफ़ी उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे, लोगों ने सवाल जवाब किए, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे भी लगे, मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि हमारे वो अंकल हैं और एक मोहल्ले में हम रहते हैं। और जब मंगला जी पे ये सारे क्वेश्चन हो रहे थे तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो मैंने भी फिर उस टाइम ठानी कि नहीं यार, इस मंदिर की कमेटी में जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाएगी। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, यहाँ पे इतना शोर मच रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ी अजीब सी एक वो बना हुआ था। तो मंगला जी जब गए तो लास्ट में उन्होंने जब रिज़ाइन दिया तो उन्होंने एक चीज़ बोली
कमेटी हमारी एजीएम के अंदर कि हम आपको अकाउंट्स दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो केस हैं वो स्क्रूटनी में लगे हुए हैं। मैंने कहा जी चलो, हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हों जो नहीं बतानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो स्क्रूटनी में गई हुई हैं, कोई बात नहीं। फिर हम कमेटी में कमेटी इसकी इलेक्शन की डिक्लेयर हो गई। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो मैंने भी कोशिश करी भी हम इस कमेटी में जाएं, तो पता चला कि फ़लानी जगह मीटिंग हो रही है जी, फ़लाने लोग मीटिंग कर रहे हैं, और कोई ये कमेटी बनाकर और आपस में टीम बना रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद पता चला, हमने अप्रोच करी तो किसी ने हमें अप्रोच नहीं करी, लेकिन हमने बहुत कोशिश करी भी हम भी इसका पार्ट बने। लेकिन बीच में फिर मुझे पता चला कि भाई ये इलेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि भाई आपस में इलेक्शन होंगे। तो मैंने इलेक्शन का फॉर्म भर दिया। उसके अंदर फॉर्म भरने के बाद मैंने सोचा चलो अब तो कोई ये बंदा अप्रोच करेगा कि भाई जो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग बना रहे हैं, कोई ना कोई करेगा। लेकिन बड़ी पटना है कि जब मैं फार्म भर के जमा कराने गया तो मुझे सज्जन मंदिर के बाहर मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, भाई तूने किसकी तरफ से फार्म भरा है? मैंने कहा यहाँ क्या दो कमेटियाँ चल रही हैं या दो पार्टियाँ कोई आपस में चल रही हैं? बोले यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे से पूछ रहा हूँ भाई तू किसकी राय से तू फार्म भर रहा है? मैंने कहा जी मैं किसी की राय से फार्म नहीं भर रहा, मेरे मन में एक सेवा भाव है और मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ अपनी परिवार से, तो मैं इसलिए इसके अंदर आना चाहता हूँ। तो मैंने तो अपना इंडिविजुअल फार्म भर दिया है। चलिए जी, अब 2-4 दिन के बाद लिस्ट निकल आई। उसमें हमने देखा कि भाई जिसने फार्म भरे हुए हैं, तो जो मेरे थोड़े जानकार थे, मैंने उनसे पूछा भाई तुमने ये फार्म भरा है कि भाई ये सिर्फ नाम के लिए फार्म भरा है या तुम्हारा कोई विचार है मंदिर की सेवा करने का, या तुम्हारे अंदर है? तो वो बोले जी नहीं नहीं, हमारा बिल्कुल विचार है और हम मंदिर कमेटी में आना चाहते हैं। तो अब राज जी आज भी वो सेक्रेटरी हैं हमारे, और उस टाइम में भी वो सेक्रेटरी थे, तो और मेरे थोड़े से उनसे संबंध भी हैं। तो मैंने राज जी से पूछा, मैं राज अंकल कि ये फार्म तो मैंने भर दिया है, तो जो भी प्रोसेस है तो क्या मुझे कमेटी में लिया जाएगा? बोले हाँ क्यों नहीं लिया जाएगा, तो आपने फार्म भरा है, हम आपको इस बारे में ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो मैंने कहा अंकल इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई कल को कोई ऐसी प्लानिंग बने कि नहीं जी आप इसको बिठा दो, जो हर बार मैं देखता आ रहा हूँ कि भाई आप प्यार से इसको बिठा देते हो, इसको बिठा देते हो और इसको चुन लेते हो, कहीं ऐसे ऐसे कर कर बनेगी कमेटी या प्रॉपर इलेक्शन होंगे? कहने लगे भाई अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कहा लेकिन अंकल देखो, अगर मुझे कोई बैठने के लिए कहेगा तो मैंने अपने विचार रखे उनके आगे कि भाई मैं ऐसे बैठूंगा नहीं, ये कि भाई ये मुझे प्रेशर कोई ऐसा नहीं आना चाहिए, मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा। बोले भी कोई इलेक्शन कमेटी बनी थी या राज जी भी खुद ही जो पुरानी टीम थी वही संचालन कर रही थी? सर मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। जो इलेक्शन इंचार्ज बने थे उन्होंने फार्म हमसे ले लिए। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह राज जी और अपने ये पंजाब गार्डन में रहते हैं, क्या नाम है, आपको शायद नाम याद होगा, अपना जो शाखा वगैरह लगाते हैं अंकल, क्या नाम है उनका, 5-7 नंबर कितने, जो शाखा वाखा लगाते हैं अपने, कुछ नहीं पंजाब गार्डन में रहते हैं अंकल, मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ उनका। तो वो दोनों सुबह मेरे पास आ गए करीबन 7 बजे के आसपास। मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी अंकल क्या बात? तो सारी बात उन्होंने मेरे आगे रखी कि भाई हम लोगों ने सब ने मिलकर ऐसे ऐसे हम टीम बना रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि समाज के लिए आप जो है रिज़ाइन दे दो। मैंने कहा अंकल ये चीज़ तो मैंने फार्म भरने से पहले भी शायद आपसे राय करी थी कि भाई मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर ना आए, और ये आप अच्छी बात नहीं कर रहे कि आप मेरे दोनों बुज़ुर्ग हैं और मैं आपको इस चीज़ के लिए मना करूं या अड़ूं, ये बात ठीक नहीं है। और आप लेकर इनको साथ में आ गए अंकल जी को भी, और ये बात ठीक नहीं है। कहने लगे भाई देखो समाज के काम है, समाज में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें निपट जानी चाहिए। तो मैंने कहा जी मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए भरा है,
आप मुझे बताओ, जो मेरी जगह वाइस प्रेसिडेंट लेना चाहते हो, मेरे अंदर कमी क्या है और उसमें ऐसी क्या खूबी है जो आप मुझे कह रहे हो कि भाई आप तो बैठ जाओ जी और हम उनको वाइस प्रेसिडेंट लेना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बस ठीक है, अब तुम हमारे बच्चे हो, हम आपको समझा सकते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं। मैंने कहा अंकल मैं तो इस बार कमेटी में आना चाहता हूँ, और जो चीज़ मैंने मंगला जी के साथ देखी, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे घरेलू संबंध भी हैं, आना जाना है, लेकिन जो उनके साथ बीता उससे मेरे को ना बड़ा अफसोस हुआ है और बड़ा दुख हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अब जब तक इस कमेटी के अंदर नहीं जाऊँगा मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या सिस्टम से चल रही है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं एक बार हम देख कर तो आएँ, क्योंकि मैं दूसरी मंदिर अपने पंजाबी बाग मंदिर कमेटी में भी हूँ, तो हमारे वहाँ पे कोई ऐसे कोई वो नहीं है, और ये चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। और ये थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, हर जगह होते हैं, वो बात एक अलग है। जब हम इसके अंदर पता चला जी हाँ जी हमने आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए ले लिया है और ठीक है जी हमने ये टीम बनाई है, तो उनमें 2-3 बंदे जो मेरे जानकार, मतलब हैं तो सारे ही जानकार, लेकिन जिनसे मैं थोड़ी खुल के बात कर सकता था, जैसे विक्रम भाटिया जी थे, अपने अरोड़ा साहब, राजेश अरोड़ा जी थे जो इतने साल पुराने थे। मैंने इनसे पूछा मैं भी आप लोग क्यों बैठ गए, आपने तो कहा था कि भाई हम जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। चलो विक्रम भाटिया जी तो फिर भी नए आ रहे थे, मैं कह राजेश जी आप तो पुराने थे, आपने क्यों नहीं यार, बस वो राज जी मेरे मामा जी हैं या चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने उनका कहना मान लिया। मैंने कहा ये तो प्रथा ही एक चीज़ की गलत है, चलो ठीक है, जो भी ये सही समझते हैं सही है, हमने उस बात को कोई बात नहीं रखी गई। फिर जी टीम बना दी गई। टीम बनाने के बाद हमारी पहली मीटिंग हुई मंदिर के अंदर, तो आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए। हाँ हम वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए और हमारी 11 बंदों की टीम बन गई है। वो पहली मीटिंग हुई जी, पहली मीटिंग के अंदर ही जैसे हमारी एजीएम में हुआ था कि जी फलाना काम होना है, ये काम हॉल बनना है, ये बनना है, इसकी डिस्कशंस जो हैं वो कमेटी में चालू हो गई। मैंने इस चीज़ के लिए जवाब उठाया, मैंने कहा सर ये काम तो करने हैं, मंदिर के अगर अच्छाई के लिए कोई भी काम होना है वो ज़रूर होना चाहिए। मैं उनको काम को रोकने के लिए आपसे नहीं कह रहा और ना इसको लेकिन हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि हमने जो पहले उन्होंने बोले कि अकाउंट्स कि भाई अभी तक हम अकाउंट्स नहीं दे सकते, जो हमारे पुराने प्रधान जी गए, तो पहले हमारे को उनसे अकाउंट्स लेने चाहिए। हम जो खर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ से ख़त्म हुआ था पुराना, वहाँ से आप स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। जो कार्यकाल मंगला जी का ख़त्म हुआ उसको आगे आप मैं उसको अगर आपने कार्यकाल को चलाने के लिए पहले तो हमें मंगला जी से पहले हमने अकाउंट्स टेक ओवर करें, मंदिर की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए, और करने के बाद हमें ये पता चले कि भाई हमारे पास कितना फ़ंड है और फंड का अरेंजमेंट हमारा क्या है। हम बैठ गए हैं पहले दिन ही प्लानिंग करने के लिए कि जी हमने हॉल को एसी कराना है, हॉल के अंदर ये कराना है, बाहर का पत्थर बदलना है, बदलो अच्छी बात है, अगर सब सहमत हैं और पूरी कॉलोनी। मतलब इसमें आपकी बात से पता चल रहा है कि उनको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है कि फ़ंड कितना है, मतलब मंदिर के अंदर। भाई समझे नहीं, सब पहली मीटिंग ही उसी से स्टार्ट हो रही है। तो प्रधान जी ने कहा कि वो तो अभी हम उनसे टेक ओवर कर रहे हैं अकाउंट, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, और ये तो जो पत्थर बदलना है या ये चीज़ें ना, ये तो मंगला जी की टाइम में पास हो गई थी चीज़ें। मैंने कहा जी बिल्कुल पास हो गई थी, जो चीज़ें पास हो गई उनको हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको पूरा भी करें और तरीके से इसको लगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो मंदिर में हम पैसा लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या अरेंजमेंट है, हमारे पास कोई, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने बोला जी संजय पुराने हैं, इनको सब नॉलेज है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, संजय जी ब्रीफ कर दें। तो संजय जी ने यह कहा जी कि भी हमारी जो है पैसों के बारे में डोनेशन सब फाइनल हुई हैं
मंदिर से कोई पैसा नहीं लगेगा, जो भी काम होना है उसका पैसा बाहर बाहर से आ जाएगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी मंगला जी ने, और सारी चीज़ें आप लोगों को इस बारे में मालूम है कि भाई ये काम होना है और ये पैसा बाहर से आना है, तो कोई बात नहीं जी आप स्टार्ट करो। लेकिन फिर भी अकाउंट्स तो हमने लेने ही है ना, जिस बात से वो सारी बातें के लिए मंगला जी को इतना आप लोगों ने दोषी बनाकर हटाया या एजीएम के अंदर इतना शोर मचा, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी अब कैशियर भी वही हैं और सेक्रेटरी भी हमारे पुराने हैं, तो कम से कम हमें थोड़ी सी ये नॉलेज तो दें कि भाई जो ये केस कह रहे हैं हमारा स्क्रूटनी में है, वो किस पोजीशन पे है, क्या है, थोड़ा हमें ब्रीफ करें, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे केसेस भी स्क्रूटनी में लगते रहते हैं। ये आवाज़ आपकी जा रही थी या सभी कार्य सदस्य? मेरी आवाज़ थी, ये मेरे क्वेश्चन थे, मैंने अपनी कार्यकारिणी में ये सब चीज़ें रखी। तो भाई हम भी बिजनेसमैन हैं, हमारे भी केस स्क्रूटनी में लगते हैं, तो अगर कोई केस हमारा स्क्रूटनी में लगा हुआ है तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ किया जाए और उसको हम कैसे संभाल सकते हैं हम उसको देखें। तो हमारे कैशियर साहब कहते हैं जी हमारा कोई केस स्क्रूटनी में नहीं लगा हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है कि इतने बड़ा झूठ आप एजीएम में बोल रहे हो कि भाई हमारा कोई केस लगा हुआ है, हम इसलिए आम पब्लिक को अकाउंट्स नहीं दे सकते या अकाउंट्स बता नहीं सकते, और हमारा केस इसके लिए स्क्रूटनी में लगा हुआ है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, झूठ है, जो समाज में कम से कम ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये तो मंगला जी के वर्ड्स आपने बताया ना, मंगला जी ने कहा था ऐसा कि स्क्रूटनी में केस है, और नई कार्यकारिणी ने उसको खंडन किया कि कोई केस हमारा नहीं है। जब नई कमेटी बनी उन्होंने वहाँ मंदिर में तो खड़े होकर जब एजीएम हुई तब तो वो एजीएम इसी पे ख़त्म हुई ना। प्रधान जी ने, मंगला जी ने कहा कि हम अकाउंट्स हैंड ओवर कर देंगे, और मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा कि पब्लिकली। तो वाकई केस कोई नहीं था अगर? हाँ, जब हमारी नई कमेटी बनी उस कमेटी में हमने जब पूछा कैशियर साहब से और सेक्रेटरी साहब से जो कि पुराने थे, दोनों ने इस बात को कहा कि हमारा कोई केस स्क्रूटनी में नहीं है। अकाउंट्स मिल गए आपको फिर? नहीं जी। फिर उसके बाद मैंने कहा जी चलो अब जो हो गया उस बात को छोड़ो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जब मंगला जी से टेक ओवर लो या जो भी अकाउंट्स लो या ये सब चीज़ें लो, अकाउंटेंट वैसे तो कैशियर पुराने ही हैं, इनको सारे अकाउंट्स पता ही हैं, सब कुछ है प्रॉपर, लेकिन हमें उसकी नॉलेज दी जाए। तो अपना जो हमारे नए प्रधान जी आए, कहने लगे जी ठीक है जी हम आपको बताएंगे जब हम जाएंगे। तो मैंने कहा जी जब आप सीए के पास भी जाओ तो मुझे ज़रूर साथ लेके जाना, कि भाई जो कन्फ्यूजन्स आपके मन में रहती हैं, कच्चे और पक्के की भी बातें बड़ी उठती है कि भी पैसे के अंदर ये है वो है, तो थोड़ा सा हम भी अपने सीए से समझेंगे कि भाई इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंदिर का पैसा, मंदिर में जो इधर उधर बिखरा हुआ है जिसके पीछे से इतना शोर मचा है, हम उसको मंदिर में कैसे लाएं और उसको कैसे संभालें। तो ये हमारे सीए जो हैं ये सब के बारे में डिस्कशन। एक तरीके से लगता है पूरी जिज्ञासा आप दिखा रहे थे कि हर तरह से आप उसके अंदर इन्वॉल्व। हाँ, तो मैंने उसके लिए इनसे कहा कि अब ऐसा कोई सिस्टम हम बना लें प्रधान जी की भी, जिसमें कि भी हम एक दूसरे को कॉल ना करना पड़े, सुबह का कोई या शाम का 1 घंटे का हम सारे बंदे जो जो आ सकते हैं एक टाइम फिक्स कर लें, 9 से 10, 8 से 10 जो भी मंदिर में, ताकि हम मंदिर की जो भी चीज़ें हैं वो रेगुलर सुचारू रूप से चलती रहें। तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ टाइम फिक्स कर लिया जी ठीक है जी, मैं तो जो है सुबह 8 से लेके 9 बजे तक मंदिर में आऊँगा और आप भी आओ। मैंने उनके मुताबिक आना शुरू कर दिया। 2 दिन गए, चलो जी वो 8 से 9 मुझे मिले, हमारी 2-4 बातें भाई मंदिर में ऐसे करना है, डिस्कशंस होती रहीं। उसके बाद पता चला जी वो 8 बजे हम 8 बजे गए तो वो आए नहीं जी, हम 9 बजे तक बैठे रहे। तो 9 बजे फिर पता चला जी प्रधान जी कह रहे हैं मैं 9 बजे आया करूँगा। हम 9 बजे चले गए। 9 बजे गए तो पता चला जी प्रधान जी 8 बजे उठ के चले गए। तो मैंने कहा प्रधान जी कोई दिक्कत कोई परेशानी है हमसे तो बताओ, आप मुझे लग रहा है मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बातें अच्छी नहीं है आपस में, हम मंदिर के अंदर काम। नहीं बेटा तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा जी चलो जी कोई बात नहीं।
फिर एक दिन 9 बजे हम लोग आए मंदिर के अंदर, तो प्रधान जी भी और 2-3 बंदे बैठे हुए। मैंने कहा क्या बात है, आज सारे बड़े तैयार हो। आपने प्रधान जी का नाम नहीं बताया। ईश्वर जी, तब तक ईश्वर जी प्रधान आ गए ना हमारे। तो आपने अभी तक बताया नहीं। उनके बाद ये सब ये सारा जो कार्यकाल चल रहा है ये ईश्वर जी के टाइम का चल रहा है अभी तक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ईश्वर जी से कहा कि अब क्या बात है, तो बोले जी यार सीए के पास जाने का ना टाइम फिक्स हुआ है, आधे घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने प्रधान जी आपने मुझे तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने भी आपसे जिक्र किया था भी आप जब सीए के पास जाओ तो। बोले यार आ जा, कोई बात नहीं, रह गया होगा, तू आ जा फटा। मैंने कहा जी मैं 10 मिनट में नाश्ता करके और कपड़े पहन के आ रहा हूँ, नहा धो के तो मैं गया हुआ था। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट, मन में एक डाउट था कि यार ये मुझे छोड़ जाएंगे, ये मुझे ले नहीं जाएंगे। तो मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं कपड़े पहने, और मैं अब समझ लो कितनी देर लगी होगी कपड़े पहन के, 5-7 मिनट या 10 मिनट। मैं वहाँ गया तो ये मंदिर से जा चुके थे। मैंने वो प्रधान जी को फ़ोन किया, मैं प्रधान जी आपसे मैं कह कर गया। तो बोले नहीं यार उनका फ़ोन आ गया कि जल्दी आओ, तो हमें निकलना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ना मेरे को वहाँ का एड्रेस SMS कर दो या लोकेशन उसकी भेज दो। यार तेरे को पता तो है मुझे तो ये चीज़ें फ़ोन पे ऑपरेट करनी नहीं आती। मैंने कहा जी फिर कोई टेलीफोन नंबर भेज दो मुझे, मैं फ़ोन करके उनसे ले लेता हूँ भी सीए साहब आप कहाँ बैठते हो। नहीं यार वो मेरे पास है नहीं, तू अकाउंटेंट से ले ले। और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अकाउंटेंट उनके साथ ही गया हुआ है, जो हमारे मंदिर का अकाउंटेंट है और जो मंदिर का अकाउंट्स देखता है वो एक ही अकाउंटेंट है। मैंने उस अकाउंटेंट को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन, आप वाइस प्रेसिडेंट थे तो? मैं वाइस प्रेसिडेंट था। वाइस प्रेसिडेंट होने पर भी आपको मतलब मेरे वो मुझे अवॉइड करते रहे, ये मुझे लेकर नहीं गए। खैर जी कोई बात नहीं, फिर ये आए, मैंने सारी डिटेल्स इनसे समझी, पूछी, तो मैंने कहा जी चलो। आप भी पक्के रहे, आके आपने डिटेल पूरी मांगी उनसे, तो उन्होंने कुछ बातें बताई, तो कुछ क्वेश्चन मैंने किए। बोले यार ये तो हमने पूछा नहीं। मैंने कहा यही बात है ना सर, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि आप मुझे ले जाते, तो मैं भी ऑलरेडी बाप दादों से सीखा है बिज़नेस करना, और आज इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ मैं, तो मुझे भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। मैं ये आपकी नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन 2 क्वेश्चन आप पूछते, 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तो 1 से भले 2, 2 से भले 4 और 11 होते हैं बंदे आपस में। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ये हमारी आपस में बहसबाजी चलती रही और बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो मंगला जी से अकाउंट आपने ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दो। तो मुझे कहने लगे यार अभी ना उस अकाउंट को सीधा करने में हमें 2 महीने लगेंगे। मैंने कहा सर 2 महीने लगेंगे मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं वही तो जानना चाहते हैं कि भाई अकाउंट्स में ऐसा क्या था जो उन्होंने एजीएम में भी नहीं बताए और एजीएम में भी नहीं दिखाए, और उसी चीज़ को आप भी छुपा रहे हो। और आप क्या ठीक करना चाहते हो, उन अकाउंट्स में क्या गड़बड़ है, आप मुझे तो बता सकते हैं। भाई एक ठीक है, अभी चलो एक कमेटी बन गई है, कमेटियों में पहले भी लोग रहे हैं, तो उन लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती है ना। भाई कुछ चीज़ें हमें कोई इस चीज़ का इशू नहीं बनाना, उछालना नहीं है बाज़ार के अंदर। ये बात तो हम भी समझते हैं कि मंगला जी भी हमारे ही फादर हैं, बाप के समान है, तो हमें कोई इन बातों का इशू नहीं बनाना है। लेकिन हम आए हैं तो जब तक हमें चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो हम इनको बेटर कैसे करेंगे। खैर जी इन्होंने हमें कोई अकाउंट्स के बारे में नॉलेज देने की नहीं चली, और ये खींचातानी शुरू हो गई। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये इतनी खींचातानी क्यों हो रही है, ये इस वजह से खींचातानी हो रही है कि हम जो भी सवाल, जो भी चीज़ पूछते थे, इन्होंने हमें क्लैरिटी करने की कभी कोशिश नहीं की। जब इनके ऊपर सारा, इन्होंने यहाँ तक मुझे कह दिया कि भाई हम तुम्हें अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे। मैं कहा जी मुझे क्यों नहीं दिखाओगे, बस नहीं दिखाएंगे। उन्होंने मेरे से ऐसा लफ्ज़ बोला जो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने वो लफ्ज़ अपनी कमेटी में रखा सबके आगे कि ये देखो जी मंगला, इन्होंने ये लफ्ज़ बोले हैं, ईश्वर जी ने और संजय जी के फादर ने, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये
आपस में बांटती हैं एक दूसरे को। और ये चीज़ मतलब ये आपके साथ ही था, आपके सवाल का ये उत्तर नहीं मिल पा रहा था, या पूरी कमेटी ऐसी थी? टीम में सब साथ थे, वो एग्री तो करते थे कि भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन खुल के कोई बोलता नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही था वहाँ पे, सब लोग थे उसके अंदर जो चाहते थे कि भी हर चीज़ की क्लैरिटी हो, लेकिन वो बार बार यही लग जाता, या तुम तो मेरे ख्याल से इसी तरह के विषय थे कि जो फंड था वो कहाँ उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, शायद उसी से रिलेटेड ये सवाल थे, तो सबके सामने। उसके बाद ये सारा चलता रहा, कोई हमें क्लैरिटी दी नहीं इन्होंने अकाउंट्स की। हमें संजय जी ने कह दिया जी मंदिर में जो भी पत्थर लगना है, हॉल के अंदर जो एसी का काम होना है, ये सब पैसे जो है हमारे पास डोनर तैयार है और उनसे हमारी बात हो रखी है, मंदिर से कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये काम करवाते चले गए और इन्होंने कोई भी चीज़ें तरीके से पास नहीं कराई। सब कहने हाँ जी सब होने दो जी, होने दो जी, होने दो जी। हमने कहा ऐसे इतनी बड़ी संस्था का पैसा लगा रहे हो तो हर चीज़ को कम से कम एजीएम में जो चीज़ें पास होनी है, कम से कम इतनी बड़ी चीज़ आप करने जा रहे हो तो इसको तो पहले एजीएम में ही पास कर लो, ज़्यादा बेटर है। अरे हम सारे एक चीज़ पूछ पूछ के करते रहेंगे तो फिर तो हो लिया काम, ये ईश्वर जी के और सबके कि अगर हम हर एक चीज़ पूछ पूछ के ऐसे करते रहेंगे तो फिर तो हो लिया मंदिर के काम। वाकई वो पैसा डोनेशन से फिर आया या पुराने पैसों में से इसको? सर जो पैसा मंदिर के पास था उसी पैसे को लगाया गया, कोई डोनेशन मेरे सामने तो आज तक मंदिर के अंदर नहीं आई। जो हॉल में पत्थर लगा, हमने कहा जी चलो बाहर का पत्थर चेंज हुआ, फिर उन्होंने हॉल में पत्थर चेंज कर थोड़ा बहुत किया, फिर अपनी लैब जो फिजियोथेरेपी है उसका तोड़वाने लगे। मैंने तब भी कहा कि ये पत्थर तो बिल्कुल ठीक है जी, इसको क्यों तोड़वा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी इसके भी एक डोनर से हमारी बात हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई पैसा मंदिर के अंदर नहीं आया। फिर कुछ बातें पता चली मेंबरशिप्स की कि भी मेंबरशिप बनाई इन्होंने, मेंबरशिप बीच में लोगों को मेंबर बनाया। जब हम कमेटी में घुसे तो हमने उस बात का भी ऑब्जेक्शन किया, भी ये चीज़ें तो गलत है कि आपने 11,000 रुपये में, पता चला जी किसी को 21,000 रुपये में इन्होंने 30-50 बंदे मेंबर बना दिए। हमने राज जी से भी पूछा कि ये कब खुली थी? बोले यार खुली वुली तो कुछ नहीं थी, बस मंगला जी थे, हमने उन्होंने कहा और हमने मेंबर बना दिए। जो आपने इसका पूरा विरोध किया? जानना चाहा, विरोध क्या कर सकते थे? जो बना दिया उसके लिए आज जो ये कह रहे हैं कि मेंबर्स बना दो या मेंबर्स के, ये मैं उस विषय में कह रहा हूँ कि मतलब कोई सर्कुलर नहीं निकाला गया, आपने कहा प्रधान जी ने अपने व्यक्तिगत उसमें बना दिए इन्होंने, जो मुझे पता चला वहाँ जाकर। खैर जी ये सब चीज़ें मंदिर के चलती रहीं, बनती रहीं। हमने कहा जी अकाउंट्स दो। उस चक्कर में इसकी ये जो मेंबर बनाने के जो फॉर्म थे वो कार्यकारिणी में आए या वो भी अपने आप ही पास हुए? सर वो तो उस टाइम की बात है ना, मंगला जी के टाइम में जो पता चला इन्होंने बनाए थे। अब उनके फार्म भरे गए नहीं भरे गए, रसीदें कितने की कटी, लेकिन आपने इस विषय में मतलब खाली जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि भी इस तरह के भी मेंबर बने हुए हैं। ईश्वर जी के कार्यकाल में तो मेंबर नहीं, ईश्वर जी के कार्यकाल में कोई मेंबर नहीं हुआ। तो जी फिर ये सारी बातें चलती रहीं, चलते चलते बात आ गई जी कि भी अब हमें कमेटी का विस्तार करना है, हम 11 हैं, इसको हमने 22 करना है। तो ठीक है जी, अब उसको सब लोग बैठते हैं और फाइनल करते हैं। जब बैठ के फाइनल करने की बारी आई तो हमारे सामने एक लिस्ट, मेरे सामने लिस्ट रख दी गई जी, हमने ये नाम सोचे हुए हैं या ये हमने विचार किए हैं। मैंने कहा जी फिर तो फाइनल हो गया तो आप अनाउंस ही कर दो। तो मीटिंग तो आपने इसलिए बुलाई है ना कि भाई सब अपने सुझाव दें, अपने कोई नाम रखें, उसमें फिर हम लोग सोचें भी कि भी किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए, या कौन आना चाहता है या क्या है। मैं कहा आपने तो पूरी लिस्ट ही आगे रख दी कि भाई उसमें, और उसमें लिस्ट के अंदर नीचे राज जी के भी साइन थे और अपने ये क्या नाम है आम आदमी के जो ब्रदर के भाई हैं, क्या नाम है अपने,
वासुदेव जी, नीचे वासुदेव जी के भी साइन थे उस कागज़ में। वो अगर आप कहोगे तो मैं वो प्रिंट आउट भी दे दूंगा, मेरे पास उसकी कॉपी है। वैसे ये बात इस बार उठी थी कि भगवान दास नगर के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी को भी उसमें वासुदेव जी के उसमें साइन थे, तो मैंने कहा जी इसमें वासुदेव जी का क्या रोल है भाई? ये जो आप लिस्ट बना के लाए हो इसमें नीचे वासुदेव जी के भी साइन हैं, इसको तो फाइनल हम जो 11 बंदे बैठे हैं यही तो फाइनल करेंगे, कमेटी जो बनाने जा रहे हैं। तो बोले जी ऐसा जी हमने ये फाइनल किए हैं, हम जो है स्कूल कमेटी का ना इनको चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करो, चेयरमैन जो भी कमेटियां बनती हैं वो जो चुने हुए पदाधिकारी आते हैं 11 के 11 यही उसके होते हैं और बाकी वो टीम अपने साथ में मिलकर बनाते हैं। तो ये सिस्टम होना चाहिए। पहले तो आप 11 बंदों के अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, तुम स्कूल देखोगे, तुम मंदिर की सफाई देखोगे, मंदिर के जो भी पार्ट है, हमारी फिजियोथेरेपी चल रही है भाई आप ये देखोगे। तो इस तरह करके पूरी टीम बनाओ और वो फिर अपनी टीम के साथ बंदे जोड़ेंगे आपके साथ ताकि इसको संचालित रूप से चलाया जाए। लेकिन ये बात को उन्होंने देखा कि यार ये तो सहमति नहीं बन पा रही हमारी, उन्होंने कहा जी छोड़ो। फिर हमारे DK शर्मा जी जो थे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा सजेशन दिया कि भाई हम 11 हैं, हम 11 अपने एक एक बंदे का नाम लेते हैं तो 22 हो जाएंगे भाई। जिसको जो एक एक कमेटी सबको दे दी जाए और वो जिसको अपने साथ जोड़ना चाहता है, जिसके साथ वो कंफर्ट है, काम करना चाहता है, तो 11 बंदे एक एक बंदा सब अपना साथ में जोड़ ले, तो इससे वो हमारी टीम भी पूरी हो जाएगी और ये 22 बंदे हो जाएंगे। लेकिन उसका डिसीज़न कभी हुआ ही नहीं। तो ये 11 बंदे इसी कमेटी को एज इट इज़ चलाते चले गए। लेकिन उसमें भी इन्होंने किसी को ज़िम्मे कोई जिम्मेदारी दी नहीं। उसको या तो संजय जी देख रहे हैं या राज जी देख रहे हैं भाई, वो सेक्रेटरी हैं, वो कैशियर हैं और प्रधान जी हैं, ये हर एक चीज़ फाइनल करे जा रहे हैं। कोई सिस्टम से कोई चीज़ पास नहीं हो रही, कोई मिनट्स बुक्स तरीके से लिखे नहीं जा रहे। प्रधान जी के साथ कुछ व्यक्तिगत झगड़ा भी हुआ, कुछ गुत्थम और कुछ उन्होंने रिजाइन भी दिया और काफ़ी झगड़ा कोई नहीं, आपस में कोई देखो बहसबाजी होती है, उसको झगड़ा नहीं कहते, उसमें विचार आपस में सबके नहीं मिलते। प्रधान जी को रिजाइन तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी, जब उनके ऊपर ये सारे प्रेशर पड़े कि भाई मैं इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। कैशियर जी से सवाल जवाब करने शुरू किए तो उन्होंने कहा भी मैं कोई प्रोफेशनल कैशियर थोड़ी हूँ, और मेरे पास तो जो पहले के अकाउंट्स आ रहे थे जिस तरीके से लिखे जा रहे थे, मैं तो उसी तरह उसको मेंटेन करता जा रहा हूँ। प्रधान जी के ऊपर इतना क्या प्रेशर हो गया था कि रिज़ाइन देना पड़ा? सर वो किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहे थे। वो हमें तो ये महसूस होता था कि भाई उनको पीछे से कोई और चला रहा है प्रधान जी को। वो जो समझ के आते थे, तो वो दोनों तरफ से खींचातानी में उन्होंने रिज़ाइन दिया या मतलब कार्यकारिणी से नाखुश? कार्यकारिणी से, जब कार्यकारिणी जो हमारी चल रही है, हम अगर बार बार एक चीज़ के लिए उनसे पूछेंगे करेंगे तो अंडरस्टूड है, बंदा तंग आकर रिज़ाइन देता ही है। तो उन्होंने इस चीज़ को आके रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद उनके रिज़ाइन देने के बाद कैशियर साहब ने भी रिज़ाइन दे रखा था सब। तो हमने कहा कि जी भाई आप अब जो है AGM बुलाओ, AGM में इसको ख़त्म करके और नई टीम का जो भी गठन वठन करके हम इसको ठीक करें। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं यार अभी ऐसे नहीं, इस पे सब करने में टाइम लगता है। तो अभी हम इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो अपना काम कर रहे हैं टेम्परेरी, अब वो कार्रवाई है और अपना आकर कार्यकारी टीम बन गई है फिर कि भाई आप आए और अपना तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होते इसको चलाएं। हमने कहा जी ठीक है। तो उसमें राज जी राज़ी हो गए और कैशियर साहब राज़ी हो गए, लेकिन प्रधान जी राज़ी नहीं हुए। प्रधान जी ने कहा नहीं भाई मैं तो उसमें नहीं आऊँगा, आप अपने तरीके से मेरे बाद जो भी उप प्रधान है वो सीट संभाल ले। ठीक है जी। फिर हमारी आपस में मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में शर्मा जी
उप प्रधान थे, एक मैं सुनील दुआ उप प्रधान था और एक प्रेम जी उप प्रधान थे। तो शर्मा जी ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया, भाई मैं तो, मेरे पास समय नहीं है, मैं उप प्रधान के लिए मतलब प्रधान की सीट पे नहीं आ सकता। मैंने कहा जी ठीक है, मेरा भी मन है प्रधान की सीट पे आने का। और प्रेम जी बोले जी मेरा भी मन है सीट पे आने का। आपस में सारे बैठ गए, विचार विमर्श हुए। अब जो भी उस टाइम मैंने हालात देखे, उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, वो बातें अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है प्रेम जी, मैं अपना नाम वापस लेता हूं, और प्रेम जी को हमने कार्रवाई प्रधान बना दिया। फिर उनके साथ भी सारी डिस्कशंस चलती रहीं कि भाई हम तो चाहते थे कि भाई टीम बनी है, ये किसी तरह चल जाए और मंदिर का जो है काम कोई ना रुके। सबके विचार अच्छे थे, हमारे भी विचार अच्छे थे। लेकिन फिर प्रेम जी के साथ भी वही डिफरेंस रहे जैसे ईश्वर जी के साथ थे मेरे। तो मैं ईश्वर जी से, प्रधान जी प्रेम जी आए, उनसे भी मैंने सब चीज़ें कही कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वो किसी बात के लिए जी सर राज़ी नहीं हुए, वो अपने ही मनमानी तरीके से चलाते जा रहे हैं, चल रही है। अब बात वही है कि हम अकेले रह जाते हैं, सारे जब सब एक तरफ हो जाते हैं तो बंदा कहता है जी चलो कोई बात नहीं, हमें तो समाज की सेवा करनी है, हमें कोई आपस में झगड़े नहीं करने, तो सब हमारे से बड़े हैं, डिफरेंस नहीं रखने, हम इसको ठीक बात है, आप अपनी बात रखते हैं, सबका विचार अपना अपना रहता है, अपने विचार तो रखते हैं। हाँ, तो प्रेम जी को भी फिर प्रेम जी ने एक सुझाव रखा कि भाई इसके अंदर हम जो हमारा वो है संविधान है, ये इनको हम कुछ इसके अंदर चेंजिंग लाएं, कुछ सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम एजीएम के अंदर अपनी बात तो रख ही सकते हैं। तो कुछ लोग आवाज़ें आनी शुरू हुई कि भाई आप तो कार्य का वो हो, आप ये सब चीज़ों में चेंजिंग नहीं ला सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अच्छा सोचा, प्रेम जी ने, हम लोगों ने उसको संविधान को कुछ टीम बनाई कि भाई ये हमें सुझाव बना कर दें और हम आगे रखें। तो जब लोगों से वो सारा तैयार किया गया, जब जिन लोगों ने संविधान बनाया उनसे विचार विमर्श किया गया, तो उनका ये कहना है जी जो जो हमने ये बनाया ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ विचार हमारे आपस में नहीं मिलते, तो वो भी हमने इसमें लिख दिए हैं। लेकिन जो प्रिंट होकर गया है उसमें उन बातों का कोई उल्लेख है नहीं, जो मुझे कॉपी मिली है। जो पुराने उन्होंने सुझाव दिया वो नहीं है। नहीं, उसके अंदर बहुत, जिसके लिए आपके लॉ साहब ने खड़े होकर बोला भी एजीएम के अंदर कि जी भाई मैंने कुछ सुझाव इसमें दिए थे जो इसमें नहीं है। जैसे कि अमाउंट को लेकर मुझे ये आप बताया ना कि आज ये कह रहे हैं कि 51,000 रुपये में मेंबर बना दिए जाए। राजेश जी, जो पहले आपने 11,000 रुपये में मेंबर बनाए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है मिनट्स बुक्स के अंदर। ना आम पब्लिक को किसी को पता है कि जी मंदिर के अंदर कोई मेंबरशिप खुली थी। एक सज्जन मुझे और इस हनुमान मंगलवार को मिले, मेरे साथ लंगर कर रहे थे, सर्वेश जी शायद नाम है, डीडीए फ्लैट के अंदर रहते हैं। तो उनसे मेरी डिस्कशन उन्होंने शुरू कर दी कि भाई दुआ साहब यार आप इस चीज़ का क्यों विरोध कर रहे हो कि भाई डीडीए फ्लैट के लोग मेंबर ना बने या आसपास के या और लोगों के मेंबर क्यों ना बने, क्यों ना बने या बने। मैंने कहा जी मेरा इस बात पे कोई विरोध नहीं है कि मेंबर बने या ना बने, मैं तो सिर्फ विरोध इस बात का कर रहा हूँ कि जो अमाउंट का मेन पॉइंट है, आज आपने अपने आप उस मेंबरशिप को खोला, 11,000 में मेंबर बना लिए और अपने आप ही उसको बंद कर दिया। आज उसको आप 51,000 रुपये करना चाहते हो, कोई 2.5 लाख रुपया कहना चाह रहा है, कह रहा हाँ जी मैं भी चाहता हूँ 2.5 लाख में मेंबर बनने चाहिए।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेंबर हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं भी मेंबर हूँ। मैंने कहा आप कितने में मेंबर बने थे? बोले जी मैंने 21,000 रुपये दिए थे। मैं कहा जब लोग 11,000 रुपये दे के बन रहे थे? बोले जी हाँ मैं उन्हीं दिनों में बना था जब लोगों ने 11,000 रुपये दिए थे और मैंने 21 दिए थे। तो मैंने कहा जी आपने 21 क्यों दिए थे, ऐसी क्या खास बात थी? बोले नहीं जी मुझे कहा गया कि आप 21 दे दो तो मैंने 21 दे दिए, लेकिन मैं बना उसी टाइम में ही था जब लोगों को 11,000 रुपये में मेंबर बनाया गया था। मैंने कहा बस मेरा यही मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली नहीं चल रही। जो रूल हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई मैं एक मांग और भी उठी थी अभी इन्हीं दिनों जो उठ रही है कि भगवान दास सिंगर और दोनों RWE कह रही हैं कि जो बाकी बच्चे लोग हैं उनको मेंबर बना जाए। तो उस विषय में भी बात उठती है और उठ भी रही है कि भगवान दास सिंगर जयदेव का ही ये मंदिर जो बनाया हुआ है उन लोगों का, तो पहले प्रायोरिटी पर उन लोगों को अगर मेंबरशिप खुलती है तो उनको पहले दी जाए। सर देखो मेंबरशिप खुलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे भगवान दास नगर में ही मैं मेंबर हूँ, मेरा बेटा मेंबर नहीं है, ठीक है ना जी। तो अभी जब हमारे घर के ही अंदर मेंबर बैठे हुए हैं बनने को तैयार, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी बात को पकड़ा ना जाए। मंगला जी प्रधान थे, आज उनके सारे बच्चे प्रधान हैं, मेंबर हैं ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनके फादर हैं और वो सारे बच्चे उनके मेंबर बन गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि मेंबरशिप खुली कब और ये बन कब गए। भूषण जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 230 मेंबर हैं, जिसमें भगवान दास नगर और जयदेव पार्क को लिया जाए तो लगभग 500 घर बनते हैं। तो लगभग अभी 250 से 3 परिवार भी बड़े हैं, तो 250 से 500 मेंबर तो इन दोनों एरिया से बन। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आज पहले हमारे फादर थे, फादर गुजर गए, अब सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, सबने अपने व्यापार अलग अलग कर लिए, एक घर के अंदर फ्लोर्स वाइज भी वो आ गए और वो लोग मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको मेंबर, पहले आप अपने घर में तो मेंबर पूरे बना लो। तो इसके पीछे मेंबर बनाने के पीछे मतलब क्या है मंशा कि अगर नए लोग भी आ जाते हैं तो एक नया मतलब चेहरे पूरे इस कार्यकारिणी में आ जाएंगे और नई सोच भी होगी और नए विचार भी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी इसी कार्यकारिणी को लेकर नई मतलब कार्यकारिणी बनेगी इसी मेंबरशिप को लेकर या कुछ पहले बनाकर? सर देखो मैंने आपके जो 2 साल ये कार्यकारिणी रही है उसके सारे चीज़ें तो आपके सामने रख दी, फिर भी आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या ये कार्यकारिणी को काम करना चाहिए? क्या इस हालात में आपको लगता है कि ये कार्यकारिणी को काम करना चाहिए? अभी हमने भी यही आवाज़ उठाई थी, जो पीछे अभी तक बात की है कि अब ये आवाज़ उठने लगी है कि सब एरियो से भी, DDA से भी, एक्सटेंशन से भी, कि हमें भी मेंबर बनाया जाए, क्योंकि पहले ऐसी आवाज़ नहीं उठती थी क्योंकि कार्यकारिणियाँ सही चल रही थी। तो आप अब इस पे प्रकाश डालो कि अब ये जो AGM होने वाली है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा और किस तरह के आपका विचार है कि क्या इसमें मतलब हल निकले इसका? सर देखो अगर ये टीम तरीके से काम कर रही होती तो मैं ज़रूर कहता, ये मैं भी उसका पार्ट हूँ। आज मैं बात मेरे पर भी उठकर आएगी अगर मैं कोई चीज़ कहूँगा। जो कमेटी हमारी ये चल रही है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। जो काम तरीके होते हैं जो बाई लॉज के तरीके से या रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, चलो थोड़े बहुत भाई एक ही समाज में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, थोड़ी बहुत तो आंखें बंद करी जा सकती हैं, लेकिन आप कहो कि बिल्कुल ही आंखें बंद करके काम कर दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए और वो गलत हो रहा है। आपकी राय में जो हल आपकी बातों से लगता है कि पहले 250 मेंबर बन जाएं और नहीं पहले अब नई कमेटी आए, वो अच्छी सोच से आए, सारी चीज़ें उसके सामने, वो पुरानी कमेटी जो मेंबर हैं कमेटी के लोग रहे हैं उनसे पूछे, जैसे आज मैं आप मुझसे सारे सवाल पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ। वो नई कमेटी आए और वो सारे विचार विमर्श करे कि भाई क्या रहा
रहे। सारे जो मेंबर बने वो बने तो इसी मोहल्ले से ही है ना, इसी कॉलोनी से ही तो बन के सारे हैं। उसमें आप भी एक पार्ट हो। 250 लोग जो हैं वो भी काफ़ी सक्षम हैं आपस में। हाँ, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें कुछ बाहर के भी हमारे साथ हैं जो मेंबर बने हैं। कुछ जो यहाँ रह रहे थे वो यहाँ से बाहर चले भी गए हैं, तो वो आज भी मेंबर हैं। उनको कोई हमने हटा थोड़ी दिया है कि मेंबर्स को उनको हटा तो दिया। आपके हिसाब से हल निकल जाएगा? सर बिल्कुल हल निकल जाएगा। ढंग से कोई अच्छी कमेटी आए जो ये सोच कर आए कि मेरा सेवा भाव है और मैं काम करना चाहता हूँ। अभी तक प्रथा यही चली आ रही है कि हमारे कुछ बुजुर्ग लोग मिलकर बैठ जाते हैं, वो तोड़ जोड़ के एक ग्रुप बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं, और वो 2 बंदे उसके अंदर सिर्फ काम करने वाले होते हैं। आप खुद भी मतलब अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई हल निकलेगा। और मेरा एक आपसे वैसे व्यक्तिगत आपसे एक सवाल था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगले 5 साल के लिए मेंबर तो बना दी जाएं, चाहे वो लॉक इन पीरियड में डाल दी जाएं कि चुनाव ना लड़ सकें, लेकिन नए मेंबर सर देखो, जो नई कमेटी आएगी वो सारे विचार अपने रखेगी, अपने तरीके से देखेगी। हम उस बारे में आज कोई डिस्कशन कर कर, कोई व्यूज़ अपने देकर माहौल को और ख़राब करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसे लफ्ज़ आप। लेकिन मोटा मोटी आप ये देख रहे हैं कि जो 21 तारीख है उसमें नई टीम आपके हम सबके सामने नजर आए। हाँ, नई टीम बननी चाहिए और लोगों को उठ के अपने नाम लेने चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 बंदे उठे जी फलाने को प्रधान बना दो, फलाने को कैशियर बना दो। भाई अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उठ के कहूँ जी हाँ मैं कैशियर बनना चाहता हूँ, मैं प्रधान बनना चाहता हूँ, मैं पूरा टाइम दूंगा। मेरी सोच तो ये कहती है, ना कि ये 2 बंदे प्रेशर डाल कर नहीं भाई तू बन। आपने तो 2-3 साल पूरे कार्यकारिणी में काम किए, तो मैं आपसे ही पूछूं क्या इस बार चुनाव से हल निकलेगा या फिर आपसी सहमति से? सर मैं तो कह रहा हूँ चुनाव से तो हल निकलना भी नहीं चाहिए। आपस में डिफरेंस पैदा होते हैं और चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन आपसदारी में भी बैठने की बजाय मैं आपसे नई बात कर रहा हूँ कि एजीएम में लोग खड़े होकर खुद बोले कि जी मैं प्रधान बनना चाहता हूँ, मैं सेवा देना चाहता हूँ, मैं कैशियर बनना चाहता हूँ, मेरे पास समय है, मैं टाइम दूंगा। वो बंदे उठकर आए ना, आगे काम करें। बाकी लोग क्यों एक दूसरे का नाम लेते हैं? तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं सुनील जी, हमने आपसे बात की। और तो सर आप कहते हैं ना विचार अच्छे हैं, नहीं, ये तो जब आप विचार लोगों के आगे हमारे पहुंचाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे विचार लोगों को कितने मीठे लग रहे हैं और कितने खट्टे लग रहे हैं। नहीं, आपने काम भी किया। और विचार का मेरा कहने का मतलब ये था, आप अच्छे उसमें एक सर हमें इस बात 21 तारीख को जो आप की बात से लग रहा है कि एक अच्छा आप रूप देख रहे हैं कि नई कार्यकारिणी सहमति सी हो जाएगी। सर देखो, मुझे अफसोस इसी बात का है सर कि मैं ये सोचकर जो टीम में गया था मैं कोई काम नहीं कर पाया, और ना मुझे कोई काम करने दिया गया और ना मेरे सुपुर्द किया गया। ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं कि कोई टीम बनाई ही नहीं गई, काम किसी को दिए ही नहीं गए। एक इसी बातचीत में जो भूषण जी का कहना था कि नए लोगों को लाया जाए, और जब पिछली कार्यकारिणी में एक नए थे तो काम करने को मिला ही नहीं, तो और भूषण जी का विचार है नए लोगों को इस बार कमान सौंपी जाए। तो आपका क्या कहना है कि उनको भी अगर आपकी तरह काम नहीं करने दिया गया तो फिर क्या होगा? तो सर मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरी टीम बनाई जाए। जो लोग उठ के आए, जब वो उठ के आएंगे और वो खुद कहेंगे कि जी हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो करेंगे। अगर हाँ जबरदस्त और युवा टीम खास सर, युवा टाइम आए या कोई बीच की भी लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत बुजुर्ग भी नहीं होने चाहिए, बहुत यंग भी नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी उम्र के जो लोग मतलब युवा में ही आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उनका कहना था कि इस तरह की नई जनरेशन आए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इस तरह का हल निकलेगा और टीम को काम करने भी दिया जाए? बिल्कुल सर, वो आज के हिसाब से रूल्स और आज जो नई जनरेशन आ रही है ना सर, वो बिल्कुल कायदे कानून के अंदर काम करती है, बाई लॉज को पहले पढ़ती है, फिर इन चीज़ों को वो देखती है। वो ये चीज़ नहीं चीज़ देखती। अब इन सब की सोच है कि मंदिर का ये पैसा बचा दो, मंदिर का ये पैसा बचा दो, ऐसे नहीं होता। चलिए लास्ट में टैक्स लगना है वहाँ टैक्स लगना है सर।
चलिए लास्ट में आपका एरिया पूरे जो हम इस वीडियो को जब एरिया में भेजेंगे तो उन लोगों को और कार्यकारिणी के सदस्य को और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे मंदिर के विषय? सर मैंने तो मंदिर के में जो मेरे साथ बीती है वो सारी पिक्चर आपके आगे रख दी है। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कम हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो, और कहीं मेरे कोई लफ्ज़ किसी को बुरे लगे हों या गलत लगे हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि नई यंग टीम आए और जो कमियां रह गई हैं उसको देखकर वो ठीक करे। तो अपनी बात रखने के लिए सुनील जी, दिल्ली 91 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें और हमारे विचार हमारी जनता तक कह लो, हमारे मोहल्ले में परिवारों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं।